everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Here we are discuss next topic on Indian economy on the eve of independence. Let's start. Today we will discuss occupational structure of India under the British. Occupational structure means total workforce are involved in different activities in the field of primary sector, secondary sector and service sector. What is the status of our primary sector, secondary sector and the service sector at the time of independence, and how British government follow rules to exploit the Indian three sector of economy. On the basis of our Indian three sectors shine the economy of colonial rules and underdeveloped and stagnant economy of the India. Let's start from the topic. Occupational structure means distribution of work population across different sector. Different means primary sector, secondary sector and service sector. Primary sector is that sector in which peoples involved in activities which are related to the nature's input. Nature inputs means agriculture, forest, mining sector. And secondary sector means raw material converted into useful thing. Service sector is provide service to both primary and secondaries and develop banking and insurance, shipping, etc. Here, during the colonial rules, large share of workforce 70 to 75% directly, indirectly get employment opportunity in agriculture sector. इस मीन हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट थी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर आर श्रिंक स्मॉल 10 and 15 to 20% in a service sector, 10% in manufacturing sector and 15 to 20% in service sector. इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी और ट्रस्टी सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं था. जहाँ थोड़ी मोटी परसेंटेज डायरेक्टली इंडायरेक्टली इम्प्लॉयड था तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में, जो कि क्या है ब्रिटिश कंपनीज थी या कुछ फ्यू परसेंटेज क्या हमारी अपनी इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर वो इन्वॉल्व थे. हाँ, हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो स्ट्रॉन्ग था, वो उन्होंने हमारा वीक कर दिया था और धीरे धीरे क्या है वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है सर्विस सेक्टर हुआ श्रिंक हुआ और वो किस पर डिपेंड हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड हो गया. रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी. कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा रिच थे, कुछ स्टेट के बिल्कुल पुअर थे बिकॉज पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल्स डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस. इस कारण से क्या है डिस्पैरिटी थी. लाइफ ऑफ द नॉर्मल पर्सन मिजरेबल थी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थे एंड अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा थी, स्किल्ड लेबर नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी. एंड देयर वाज डिक्लाइन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इन पार्ट ऑफ देयर मद्रास प्रेसिडेंसी. जहाँ पर प्रेसिडेंसी का नाम लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर एरिया है वो डिक्लाइन हुआ था किसमें, मद्रास प्रेसिडेंसी. मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, जो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका का. महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल कपल्ड विद इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. आज भी देखोगे तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर सर्विस सेक्टर का रोल ज़्यादा है क्योंकि ये हर्बर एरियाज़ हैं. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है. तो इनके अंदर क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लीडिंग में था. बाकी सेक्टर के अंदर क्या एग्रीकल्चर थी. अगर हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ज़्यादा था. आज भी देखो एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा लीडिंग रोल है और पीपल हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटी के अंदर ही क्या है इन्वॉल्व है. देयर वाज इंक्रीज इन शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. धीरे धीरे इसका शेयर भी बढ़ा क्योंकि ये एरिया अंदर के एरिए थे जहाँ जो ब्रिटिश
गवर्नमेंट है बहुत देर से पहुंची और यहाँ के लोग रिच भी थे, कंट्रोल नहीं कर पा रही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको। जो बाहर के एरिए थे वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल किया गया, ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। तो धीरे 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 जैसे जैसे क्या है उनके हाथ में इकोनॉमी के साथ साथ क्या पोलिटिकल पावर उनके हाथ में आई, तो उन्हें राजा महाराजाओं को ख़त्म कर दिया और ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या है धीरे धीरे क्या उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता है। स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रीज। अगर हम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बेस लाइन ऑफ इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जिसको हम बैकबोन बोल देते हैं। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम डेवलप नहीं कर सकते, हमारा हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो हम वर्किंग नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल मीन्स हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एंड इकोनॉमी मीन्स रोड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। So infrastructures can be referred to basic support structure of any nation such as communication, transportation, water, sewerage, etc. This operation can be highly expensive investment and important aspect of economic development of a country. यानी किसी भी कंट्री के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है एंड इस पर हाईली इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जहाँ ध्यान दिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इंडियन के जो रिमेनिंग एरियाज है वहाँ तक आसानी से पहुँच बनाने के लिए इन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। इसका हमें फ़ायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है इसके नेगेटिव पॉइंट ही हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी रहे। तो जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप हुई तो नेशनलिज्म एंड पीपल्स मीट टू ईच अदर एंड डिस्कस दी गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो एक मूवमेंट भी आए हैं, इसका बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन लॉस तो देखो है ही है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्रभाव को फैलाने के लिए, एक्सप्लोइट करने के लिए यूज़ कर रही थी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाटर, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड पोर्ट्स वर डेवलप। ये चीज़ें डेवलप की गई जो पहले इंडिया के अंदर नहीं थी, क्योंकि राजा महाराजा का टाइम था, वो अपने के अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं थे। जैसे आजकल के हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अपने अलावा देश की जनता के बारे में नहीं सोच सकते हैं। पहले राजाओं के हाथ में पावर थी, आज क्या है लीडर्स के हाथ में पावर है। और सरवाइव दोनों ही टाइम में कौन था, नॉर्मल इंसान सरवाइव कर रहा था। आज भी नॉर्मल इंसान ही दुखी है और पहले भी नॉर्मल इंसान ही दुखी था। इनका कुछ नहीं हो सकता जब तक कि ये खुद सेल्फनेस को छोड़कर विरोध करना नहीं सीखेंगे। ठीक है जी। वट द मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सिंपली टू फोस्टर द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चीज़ें जो डेवलप की गई उसका मेन इंटरेस्ट क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। देयर वर नेवर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके वो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। लेट्स स्टार्ट रीजंस। रीजंस क्या हैं इसके, क्या रीज़न रहे बेसिकली, उन्हें रेलवे क्यों सेटअप करी। रेलवे वर डेवलप्ड टू मूव फिनिशिंग गुड्स फिजिकली फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनियल। यहाँ पर दो चीज़ें थी। रेलवे का विस्तार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि कच्चे माल को आसानी से दूर दूर से वो लाकर एक जगह पोर्ट पे इकट्ठा करे, वहाँ से वह इंग्लैंड को शिफ्ट कर सके। अब इंग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, वहाँ की जो फिनिशिंग गुड्स है उसके लिए इसको मंडियाँ चाहिए, और मंडियों के लिए क्या है, उसको रेलवे की ज़रूरत है ताकि वो इंडिया के अंदर के भागों के अंदर भी वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सके, वहाँ सेल कर सके, ताकि इंडिया को वेस्टर्न स्टाइल का बनाया जा सके, एक मुखौटा बनाया जा सके, ताकि क्या है वो बोलने में, दिखने में तो इंडियन हो बट बिहेवियर लाइक क्या वो इंग्लिश हो जाए। ब्रिटिश वांट टू वाइड साइज ऑफ मार्केट फॉर देयर ओन गुड्स। दूसरा रेलवे का विस्तार क्यों किया, ताकि वो चाहते थे कि एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हो, इंडियन गुड्स की बजाय क्या है फॉरेनर लाइक ब्रिटिश गुड्स की क्या है डिमांड क्या है आम इंडियन भी करे, क्योंकि सूती महंगी थी, उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। जो ब्रिटिश से गुड्स सारी जो सस्ती भी थी और फिनिशिंग भी अच्छी थी, इस कारण से पीपल अट्रैक्ट हुए आसानी से, बस उनको एक मार्केट को सेटअप करना था। एंड रोड को डेवलप किया गया। रोड्स वर डेवलप्ड फॉर मोबिलाइजिंग ब्रिटिश आर्मी
विद इन इंडिया, क्योंकि मूवमेंट शुरू हो गए थे। उस मूवमेंट को रोकने के लिए क्विक एक्शन की जरूरत होती थी इंडियन आर्मी को वन प्लेस से दूसरी तक शिफ्ट करने के लिए, और किसी मूवमेंट्स को दबाने के लिए, तो रोड की हमें जरूरत पड़ती है। टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू पोर्ट टू सेंड इट्स ब्रिटिश। नहीं, पहले तो और रोड का जहाँ पर रेलवे नहीं जा सकती थी वहाँ से वो इनपुट इकट्ठा करते थे, वो रेलवे तक पहुँचा देते थे, फिर रेलवे से क्या है वो पोर्ट तक आ जाती थी, पोर्ट से क्या है वो ब्रिटिश कोर्स में चली जाती थी। इसलिए इन्होंने पोर्ट्स क्या है सेटअप। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट फिनिशिंग गुड फ्रॉम द ब्रिटिश एंड कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको मैसेज, क्विक मैसेज की जरूरत होती थी कि यहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है इसको दबाना कैसे है। तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम की सेटअप किया। एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राम इन इंडिया वाज डेवलप्ड टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ उनकी एफिशिएंसी बढ़ती गई, उनका पकड़ बढ़ती गई। लेकिन इसका नेगेटिव के साथ साथ क्या पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि इंडियंस भी क्या है साथ साथ अवेयर होना शुरू हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डायरेक्टली अप्रोच टू